लियोशुन के अधीनस्थों ने यह विश्वास करते हुए पोर्टल में प्रवेश किया कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन अब जब जियांग ने ड्रैगन की विद्युत ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, तो उसकी आंखें चमक रही थीं। एक मुस्कान के साथ वह गरजने की तरह आगे बढ़ने लगा और थंडर स्वॉर्ड नामक कौशल का उपयोग करके पोर्टल में छिपे लोगों पर हमला किया। उनके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। लियोशुन की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे उसका जबड़ा खुला रह गया और उसे पागलों की तरह पसीना आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग का हमला सीधे शून्य को चीर सकता है। उसे यह निष्कर्ष निकालने में देर नहीं लगी कि योजना विफल हो गई थी। जबकि जियांग का शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था, वह दूसरों का पीछा करते हुए आकाश में उड़ने लगा। जियांग हुआशुंग, जिसके घुटने और हाथ जमीन पर टिके हुए थे, ने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खुद को लियोशुन की क्षमता से मुक्त कर लिया। लियोशुन पोर्टल से बाहर आया और उसका ध्यान जियांग पर केंद्रित हो गया। उसने सभी को गठन को तोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि जियांग चेन वज्रदंड को ऊर्जा में बदल सकता था और फिर अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकता था, जिससे पता चला कि उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। डैन लाई शून की निगाहें भ्रम और आश्चर्य से भरी हुई थीं। वू किंकिंग पोर्टल से बाहर आए और उसका ध्यान लियोशुन पर केंद्रित हो गया। जबकि दूसरी तरफ लियू हैंग सदमे में जाने से खुद को नहीं रोक सका। लियोशुन ने सभी को पोर्टल छोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि उसकी क्षमता अब जियांग हुआशुन को अधिक समय तक रोक नहीं पाएगी। सभी को अपनी जान बचाने और उम्मीद की चिंगारी को न खोने के लिए जल्द से जल्द भागना था। लियू सैन दाओ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। उसकी निगाहें दृढ़ संकल्प से भरी अभिव्यक्ति के साथ उन पर केंद्रित थीं। उसने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और अपनी शक्ति का उपयोग करके एक ढाल को बुलाना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि अगर वे भागना चाहते हैं तो उन्हें पहले उसकी ढाल को तोड़ना होगा। उसने जीवन की अनंत ढाल का एक उन्नत संस्करण बुलाया। एक पल में नीली ऊर्जा से बनी एक शक्तिशाली ढाल उस क्षेत्र के चारों ओर दिखाई दी, जिसने सभी को अंदर फंसा दिया। ढाल को देखते ही वू किंकिंग पोर्टल से बाहर निकली। उसने अपने ब्लेड निकाले और उसका ध्यान ढाल पर केंद्रित हो गया। उसे इसे तोड़ने के लिए पूरी तरह से हमला करने का विचार आया। जैसे ही पोर्टल की ऊर्जा गायब हुई, तांग यंग उसके सामने प्रकट हुई। उसने अपना खंजर निकाला और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो उसने दिलचस्पी से उसकी ओर देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए पूछा कि उसने कहाँ जाने की योजना बनाई थी, जिससे पता चला कि वह उसकी प्रतिद्वंद्वी थी। वू किंकिंग को अपनी शक्ति को सक्रिय करने और तांग यंग को मारने का वादा करते हुए युद्ध के लिए तैयार होने के लिए मजबूर होना पड़ा। डैन लिशुंग ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन बाई फेंग ने हस्तक्षेप किया और अपनी तलवार का उपयोग करके उस पर एक शक्तिशाली हमला किया। लेकिन डैन लिशुंग ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और बिना ज्यादा प्रयास के हमले को रोक दिया। और जब उसका हाथ नीली ऊर्जा से घिरा हुआ था, तो उसने गंभीर भाव से यह स्पष्ट कर दिया कि बाई फेंग उसके लिए योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। बाई फेंग पीछे नहीं हटी और कहा कि वह योग्य प्रतिद्वंद्वी है या नहीं, ये लड़ाई के बाद पता चलेगा। लियू ओशुन के अधीनस्थों में से एक ने जियांग के समूह के 2 सदस्यों से भागने की कोशिश की, लेकिन पोनीटेल वाले व्यक्ति ने समय रहते प्रतिक्रिया की और उस व्यक्ति की पीठ पर एक सटीक वार करके उसे खत्म कर दिया, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने उल्लेख किया कि दुश्मन की ओर पीठ करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। शर्टलेस आदमी ने अपने साथी की ओर मुड़कर सुझाव दिया कि वह बिना कुछ किए इधर उधर न खड़ा रहे। वह जियांग की मदद करने के लिए लड़ना चाहता था। जियांग को सभी को मारते हुए देखकर म्यू हाक्यू की आंखें चमकने लगीं। उसने भी थोड़ा दिखावा करने का फैसला किया। अपने खंजरों का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने एक दुश्मन की जान ले ली। राजकुमार ने पीछे न रहने का फैसला किया। एक गंभीर नज़र से उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके अनुसार म्यू हिंक्यू सही था। एक आदर्श जोड़ी बनने के लिए उन्हें दोनों को कई और लोगों को मारना था। आकाश गड़गड़ाहट से भर गया और जियांग अपने रास्ते में ऊर्जा का एक निशान छोड़ते हुए हवा में तेजी से आगे बढ़ा, थंडर तलवार का उपयोग करते हुए।
जियांग ने एक बार फिर पोर्टल के अंदर छिपे 2 लोगों की जान ले ली। उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और एक जानलेवा नजर से देखने लगा कि वे कैसे चुपचाप दर्द में तड़प रहे थे। ये देखकर कि 2 और सदस्य गिर गए थे, लियू ओशुन ने लियू हैंग को पहले जियांग से छुटकारा पाने का आदेश दिया। पोर्टल के अंदर मौजूद लियू हैंग की नज़र जियांग पर टिकी हुई थी। एक शांत भाव के साथ उसने अपना सिर हिलाया, आदेश को पूरा करने की कसम खाई। स्थानिक छलांग का उपयोग करते हुए लियू हैंग जियांग के पीछे दिखाई दिया और आश्चर्यचकित होकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक दुष्ट मुस्कान के साथ जियांग ने समय पर प्रतिक्रिया की और बिजली की गति से हमले की सीमा से बाहर चला गया। तलवार का उपयोग करते हुए हमारे लड़के ने एक बार फिर पोर्टल के अंदर मौजूद लोगों में से एक का कत्लेआम किया। फिर उसने लियू हैंग को देखना शुरू किया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उल्लेख किया कि लियू हैंग देर से आया था, ये बताते हुए कि प्रत्येक स्थानिक छलांग के साथ वह अपने साथियों में से एक का कत्लेआम करेगा। लियू हैंग इस पर विश्वास नहीं कर सका, यह महसूस करते हुए कि जियांग बहुत तेज था। वह उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता था। लियू ओशुन ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और उसकी आंखें चमकने लगीं। लियू हैंग की आंखें भी चमकने लगीं, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। लियू ओशुन ने बताया कि उसकी आंखें जियांग के निशान का अनुसरण कर सकती हैं। अब उसकी चेतना लियू हैंग से जुड़ गई थी, जिससे उसे स्पष्ट समझ मिल गई। उसने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। उसे यकीन था कि वह इस बार जियांग को पकड़ सकता है। लेकिन तभी जियांग उसके पीछे दिखाई दिया और जैसे ही वह हमला करने की तैयारी कर रहा था, उसने प्रतिशोध से भरी निगाह से उसे घूरना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि वह इस पल का इंतजार कर रहा था। उसने लियू हैंग को सीवा चूहा कहा और कहा कि इस बार वह बहुत धीमा था। जियांग की आवाज सुनकर लियू हैंग की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह घबरा गया, ये जानते हुए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। जियांग ने थंडर तलवार का इस्तेमाल किया और लियू हैंग की ओर एक शक्तिशाली वज्रपात किया। एक बड़ा बिजली का कट उसके शरीर पर गिरा, जिससे जमीन टुकड़े टुकड़े हो गई। हमारे लड़के की आंखें संतुष्टि से भरी थीं। वह एक तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा कि मूल रूप से ये क्षण जियांग हुआशुंग का था और वह दूसरों का मजा नहीं चुराना चाहता था। धीरे धीरे जियांग हुआशुंग ने खुद को लियू ओशुन के अभिशाप से मुक्त करना शुरू कर दिया, जबकि उसका शरीर एक तीव्र लाल ऊर्जा छोड़ रहा था। वह खड़ा होने लगा और उसकी नज़र लियू ओशुन पर टिकी हुई थी। लियू ओशुन ने अपना हाथ उसके सामने रखा और अपने मुंह से खून थूकना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अब जियांग हुआशुंग को रोक नहीं सकता था। एक हाथ से अपने कंधे पर घाव को पकड़े हुए वह जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर गया। लियू ओशुन के कई अधीनस्थ दिखाई दिए। उन्होंने सभी ने अपने हथियार निकाले और एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ जियांग हुआशुंग की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। वे मदद करने आए थे, अब वे भाग नहीं सकते थे। उनके लिए केवल एक ही चीज बची थी कि वे अपनी पूरी ताकत से लड़ें, हर कीमत पर लियू ओशुन की रक्षा करने की कसम खाएं। अब जबकि जियांग हुआशुंग ने खुद को लियू ओशुन के अभिशाप से मुक्त कर लिया था, उसने जोर से जमीन पर पैर पटककर छलांग लगा दी। इससे पहले कि कोई आदमी उस पर हमला कर पाता, वह तेजी से आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका शरीर एक तरफ गिर गया। उसने दूसरे आदमी का सिर पकड़ लिया और उसके शरीर को जमीन पर पटक दिया। वह चिल्लाने लगा और गुस्से से भरे भाव से उसने साफ कर दिया कि वे मौत को दावत दे रहे हैं। बाकी लोग घबरा गए। उन्हें पता था कि वे खत्म हो चुके हैं और वे उसका सामना नहीं कर सकते। जियांग, जो उड़ रहा था, उसके पीछे दिखाई दिया। वह उसे देखने लगा और ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि उसने खुद को अभिशाप से मुक्त कर लिया है। उसने कहा कि इतने लोगों को मारना काफी नहीं था। जियांग हुआशुंग की आंखें नफरत से चमक रही थीं। वह जियांग की ओर मुड़ा और जवाब दिया कि तब वे केवल हत्या करके प्रतिस्पर्धा करने के लिए गति पर भरोसा कर सकते थे। डैन लिशुंग ने उनकी ओर देखा और गुस्से से भरी निगाहों से समझाया कि वे बहुत जल्दी जीत का जश्न मना रहे हैं। फिर उसने अपना हाथ बाईफेंग की ओर बढ़ाया। पानी जमीन से निकला और बाईफेंग के शरीर को गर्दन और
पैरों से जकड़ लिया, जिससे पता चला कि लियू ओशुन का पानी आत्मा को गला घोंटता है और शुद्ध करता है। बेचारा बाई फेंग दर्द से चीखने लगा, बचने की भीख मांगने लगा। जियांग बिजली की तरह आगे बढ़ा और आकाशीय तलवार का इस्तेमाल करते हुए पानी को चीरता हुआ बाई फेंग के शरीर को मुक्त कर दिया। उसने बाई फेंग के बेहोश शरीर को अपने हाथ से पकड़ लिया और गंभीर भाव दिखाने लगा। डैन लिशुंग उनकी ओर मुड़ा और ये देखकर कि जियांग ने बाई फेंग को हमले से बचा लिया है, उसका जबड़ा खुला रह गया क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग इतना तेज था। उनसे कुछ ही दूर लियू सान दाओ और ली बिंग थे। वह उनके पास पहुंचा और अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, जिसे सभी चीजों का विकास कहते हैं। जमीन से एक जड़ निकली और बाई फेंग के शरीर को उनके पास ले जाने लगी। हमारे लड़के ने लियू सैन दाओ को शरीर को पकड़ने और ली बिंग को उसे ठीक करने का आदेश दिया। लियू ओशुन की आंखें भय और आश्चर्य से भर गईं। उसकी निगाहें जियांग पर टिक गईं और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि वह एक विद्युत क्षेत्र 50 मीटर के क्षेत्र का उपयोग कर रहा था। जियांग विद्युत प्रवाह के समान विद्युत क्षेत्र की मदद से तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने डैन लिशुंग को जियांग के विद्युत क्षेत्र को अलग करने का आदेश दिया। उसे जल्द से जल्द इसे तोड़ने का तरीका खोजना था। उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं और उसने पानी छोड़ते हुए जियांग की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने विद्युत क्षेत्र को अलग करने के लिए गोल्डन वाटर नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे जियांग के चारों ओर पानी की एक बाधा दिखाई दी। हमारा लड़का एक तरफ मुड़ा और ये देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने उसे पानी की बाधा के अंदर फंसाने की योजना बनाई थी। उसने दिव्य तलवार निकाली, ध्यान केंद्रित किया और अपनी पूरी ताकत से पानी की बाधा पर हमला किया। पहले तो बाधा में एक छोटा सा कट लगा, लेकिन ये जल्दी ही फिर से बंद हो गया। जियांग को एहसास हुआ कि इसे काटा नहीं जा सकता। हमारे लड़के ने तलवार को अपने कंधे पर रखा और डैन लिशुंग को देखने लगा। वह उड़ने लगी और उसने जियांग से पूछा कि क्या उसने नहीं सुना है कि तलवार से पानी काटने से उसका बहाव और बढ़ जाता है, जिससे पता चलता है कि पानी बिना किनारों वाली चीजों को फायदा पहुंचाता है। उसकी तलवार जितनी सख्त और मजबूत होगी, बाधा उतनी ही मजबूत होगी। जियांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और ये देखकर कि उसे तलवार का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, उसने लिटिल नाइन को बुलाया और तलवार को रखने में उसकी मदद मांगी। उसने एक छोटा सा द्वार बुलाया और जियांग ने उसमें तलवार डाल दी और उससे कहा कि वह इसे न खाए। जियांग ने अपनी मुट्ठी कस ली, जिससे जाओ जी की ऊर्जा निकलने लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह जितना जोर से वार करेगा, अवरोध को तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। डैन लिशुंग, जो हवा में उड़ रहा था, ने स्वीकार किया कि जियांग एक जिद्दी व्यक्ति था। हमारे लड़के की आंखें चमकने लगीं और वह अवरोध पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गया, यह उल्लेख करते हुए कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो वे कभी नहीं जान पाएंगे। उसने दिव्य जेल मुट्ठी नामक तकनीक का उपयोग किया और उस पर ऊर्जा का एक शक्तिशाली लाल विस्फोट किया। उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि उसका पैर जमीन में धंस गया। ऊर्जा से बनी एक शक्तिशाली मुट्ठी डैन लिशुंग की ओर बढ़ने लगी। वह ये देखकर घबरा गई कि जियांग गोल्डन वाटर बैरियर को तोड़ने में सक्षम था, जो दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा में से एक थी। मुट्ठी ने सीधे उस पर प्रहार किया, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपना मुंह खोला और खून थूकना शुरू कर दिया। उसका शरीर जमीन की ओर गिरने लगा और फिर जोर से धराशायी हो गया। जियांग का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसने ये कहकर उसका मजाक उड़ाया कि उसने खुद ही यह सब किया है। अब उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और उसका सिर खून से लथपथ था। हमारे लड़के ने उससे कहा कि वह अभी न मरे और थोड़ा और पानी मंगवाए ताकि वह अपने हाथ धो सके। लियू ओशुन खड़ा हो गया। वह ये देखकर हैरान रह गया कि डैन लिशुंग का गोल्डन वाटर बैरियर टूट गया था। लियू ओशुन के अधीनस्थों में से एक ने अपनी तलवार निकाली और जियांग वुशुंग पर हमला करने के लिए हमला किया। जब वह एक आदमी के सिर को पकड़ रहा था, तो उसका ध्यान जियांग पर केंद्रित था और ये देखकर उसकी आंखें क्रोध से भर गईं कि उसने 10 सेकंड में लड़ाई खत्म कर दी थी, जबकि वह अभी भी समय बर्बाद कर रहा था।
वह बहुत परेशान था, इसलिए उसने युद्ध के देवता के अपने शरीर का इस्तेमाल किया और जोर से जमीन पर वार किया। उसके शरीर से ऊर्जा से बने हाथ निकले और बिना किसी प्रयास के उसके विरोधियों को कुचल दिया। लियू ओशुन ने अपना हाथ आगे रखा और उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। उसे एहसास हुआ कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने अपना हाथ जियांग वुशुन की ओर बढ़ाया और अपनी डबल प्यूपिल विलुप्त क्षितिज का विलुप्त होने की क्षमता का इस्तेमाल किया। एक पल में उसके पीछे 3 आंखें दिखाई दीं। आंखें जियांग वुशुन को घूरने लगीं। डर महसूस करने के बजाय वह मुस्कुराने लगा। लियू ओशुन को यह विश्वास करने के लिए बेकार कह रहा था कि वह उसे फिर से पकड़ सकता है। जियांग के चारों ओर 3 आंखें दिखाई दीं, एक शांत भाव के साथ। उसे याद आया कि पैतृक वृक्ष की मदद से किसी भी प्रकार के भ्रम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लियू ओशुन ने खुद को जियांग वुशुन की ओर फेंक दिया, कसम खाते हुए कि अगर उसे गिरना भी पड़ा तो वह उनके साथ गिरेगा। वह उनमें से कम एक को अपने साथ ले जाने के लिए दृढ़ था, क्योंकि उनके बिना 4 युद्ध क्षेत्रों के उसके अन्य साथियों के पास अभी भी उम्मीद होगी। जियांग वुशुन ने मुड़कर देखा और देखा कि कैसे धीरे धीरे वह करीब आ रहा था। लियू ओशुन के हमला करने से ठीक पहले उसने समय रहते प्रतिक्रिया की और उसकी पीठ पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका शरीर जमीन पर जोर से टकराया। 4 महान युद्ध क्षेत्रों को नष्ट करने की कसम खाते हुए उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं। वह जियांग की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा की, क्योंकि सब कुछ उसकी रणनीति की बदौलत था। जियांग ने एक उंगली दिखाना शुरू किया और एक गंभीर भाव के साथ उसे इतनी जल्दी उत्साहित न होने के लिए कहा। ऊपर देखने की सलाह दी। तभी गुप्त क्षेत्र का घेरा सिकुड़ने लगा। हर कोई घबरा गया, क्योंकि उन्हें युद्ध के मैदान को खाली करना था और अपने विरोधियों को जल्द से जल्द हराना था। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। स्क्रीन पर जियांग दिख रहा था, जिसने अपनी शक्ति सक्रिय की और हमला करने के लिए तैयार हो गया। जिस कमरे में जियांग जुएंजी और लिंग कियू थे, वे ये देखकर कुछ हद तक हैरान थे कि जियांग के पास एक छिपे हुए स्तर पर बिजली वर्ग का संप्रभु था। जियांग जुएंजी का ध्यान, जैसे ही वह तैर रहा था, स्क्रीन पर स्थिर था। वह प्रभावित था, क्योंकि जियांग चेन अधिक से अधिक उल्लेखनीय होता जा रहा था। अपनी खुद की क्षमता के साथ 9 मियाज़मा पंखों के साथ, शायद भविष्य में वह 10,000 जातियों की स्वर्ण सूची में प्रवेश करने में सक्षम होगा। लिंकियू की आंखें शांति से चमक रही थीं। एक मुस्कान के साथ उन्होंने उल्लेख किया कि जियांग चेन के अलावा उनके पोते जियांग हुआशुंग में भी क्षमता थी, और उनके अनुसार लियू शुन और डैन लिशुंग ने भी एक स्वीकार्य प्रदर्शन दिखाया था। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा, अपनी आंखें बंद कीं। अपनी पोती जुएनू की कल्पना करने लगा और निराश होने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि वह अपनी टीम की नेता थी और समय का सदुपयोग करने के बजाय वह इसे बर्बाद कर रही थी। जियांग जुएंजी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और एक दयालु मुस्कान के साथ उसे ये कहकर आश्वस्त किया कि कई प्रतिभाशाली लोग भ्रमित हैं, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जुएनू के पिता की आंखें क्रोध से भर गईं। वह गु कैक्सिन की ओर मुड़ा और एक उग्र भाव के साथ पूछा कि उसने ये क्यों छिपाया कि उसके शिष्य का भी बिजली का पेशा था। गु कैक्सिन को भी गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग ने उससे ये छिपाया था कि उसने एक नई कक्षा प्राप्त की है। उसके अनुसार ये सम्मान की एक अक्षम्य कमी थी, लेकिन वह दूसरों को यह नहीं बता सकता था कि उसे इसके बारे में पता नहीं था, और उसने सोचा कि इस समय चुप रहना ही गहन दिखने का सबसे अच्छा तरीका था। पिता ने अपनी बाहें पार की, स्क्रीन की ओर मुड़े और ईर्ष्यालु भाव से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने उल्लेख किया कि बिजली का पेशा आक्रमण में सर्वश्रेष्ठ था। उनके अनुसार गु कैक्सिन बहुत भाग्यशाली थे कि उन्होंने जियांग को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। गु कैक्सिन ने भी अपनी बाहें पार की और गंभीर निगाहों से जियांग को देखना शुरू किया। हमारा लड़का उसे अच्छा दिखा रहा था, और उसके लिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले
जियांग ने उससे कहा था कि वह उसे एक आश्चर्य देने जा रहा है। सांख्यिकी तालिका दिखाई दी। राजधानी जियांगन। मादू और गुआनहाई के युद्ध क्षेत्र में 10 लोग बचे थे। वुक्सियांग, तियानफू, किंगलिन और किनलू के युद्ध क्षेत्र में 5 लोग बचे थे। यह अफसोस की बात थी कि जियांगन के कमांडर बूढ़े डुआन अन्यथा मौजूद नहीं थे। वह इतने खुश होते कि जश्न मनाने के लिए कुछ सैन्य मुक्केबाजी सत्र करते। मेज को देखकर जिंग और अन्य लोग आपस में चर्चा करने लगे, गुस्से से भरे भाव के साथ। भूरे बालों वाला आदमी उनकी ओर मुड़ा और समझाया कि उनके आधे प्रतिभाशाली लोगों को खत्म कर दिया गया है और उनके योद्धा जियांगन के योद्धाओं जितने अच्छे नहीं हैं। जिंग ने अपने हाथों को अपने पेट पर टिकाया, स्क्रीन को देखना शुरू किया और शांत निगाह से समझाया कि अभी भी 2 घंटे बाकी हैं और उसे उम्मीद है कि बाकी लोग अच्छी तरह से छिप सकते हैं। मांसल आदमी ने अपनी बाहें पार कर लीं। वह ये देखकर क्रोधित हो गया कि जियांगन युद्ध जिले को वास्तव में पता था कि कैसे कमजोर होने का दिखावा करना है और फिर बल के साथ हमला करना है। उनके अंदर गु कैशन और अन्य लोग बैठे थे। जिंग की नज़र गु कैशन पर टिकी हुई थी। उसने उस पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि जब गंदा खेलने की बात आती है तो जियांगन हमेशा जीतता है, क्योंकि बूढ़े गु कैशन ने उन्हें अच्छी तरह से सिखाया था। गु कैशन ने अपना संयम नहीं खोया और शांत निगाह से यह स्पष्ट कर दिया कि जो कोई भी मारना चाहता है उसे मारे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये समझाते हुए उनका मजाक उड़ाया कि एक सीवा चूहे ने चुपके से हमला करने की कोशिश की थी और उसे जवाबी हमला होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उल्लेख किया कि जिंग और अन्य हार स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि इस बार जियांगन पहले स्थान पर निशाना साध रहा है और अब राजधानी भी बड़ी हार झेल सकती है। राजधानी के जनरल ने अपने घुटने पर हाथ रखा, उनकी ओर मुड़े और एक आत्मविश्वास भरी निगाह से यह स्पष्ट किया कि राजधानी उनके मुकाबले बेकार लोगों से भरी नहीं थी। अपनी उंगली से मेज की ओर इशारा करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि वे ये देखने के लिए जांच करें कि उनके पास कितने प्रतिभाशाली लोग बचे हैं, बजाय इसके कि वे उकसाने में समय बर्बाद करें। तभी किसी ने उल्लेख किया कि गुआंगहाई युद्ध क्षेत्र सबसे अच्छा था। मांसल आदमी खड़ा हुआ और जब उसने बगल की ओर देखा तो उसने युआन जंशान को देखा। वह ये देखकर क्रोधित हुआ कि उसने भी उनके साथ विश्वासघात किया है। युआन जंशान ने अपनी नाक के अंदर अपनी उंगली डाली, अपनी आंखें बंद कीं और एक अभिमानी मुस्कान के साथ कहा कि अगर वह इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है तो वह मूर्ख होगा। उसने उन पर एक थूक फेंका और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। ये देखकर जिंग और अन्य लोगों ने उसे कोसना शुरू कर दिया, उसे बदमाश कहा। गुप्त क्षेत्र में वापस कई लोगों ने 2 अनजान लड़कियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भूरे बालों वाली लड़की ने अपनी तलवार खींची, पलटी और दृढ़ संकल्प से भरे भाव के साथ अपने हथियार को जोर से घुमाया, जिससे उस आदमी की जान चली गई। दूसरी लड़की ने भी समय रहते प्रतिक्रिया की और अपने हथियार का इस्तेमाल करके उस आदमी को मार डाला। दोनों चिल्लाने लगे कि वे किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। सोंग चेंगजी के पास जाने के लिए कोई नहीं था। जब वे लड़ रहे थे, एक काले बालों वाला आदमी एक चट्टान से सब कुछ देख रहा था। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और अपना ध्यान उन पर केंद्रित किया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह गुआंगहाई का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसे सोंग चेंगजी कहा जाता था। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उन्हें संभालने के लिए हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह महसूस करते हुए कि बेकार लोगों की भी अपनी उपयोगिता होती है। प्राचीन ईश्वर के चच ने उसे जो पहचान इस बार सौंपी थी, वह बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। गुआंगहाई युद्ध क्षेत्र में उसके अचानक आने के कुछ दिनों बाद प्रतिभाशाली लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसे उन महिलाओं को बांधना पड़ा, जिनकी आंखें घृणा से चमक रही थीं। वे बहुत क्रोधित थीं। उनमें से एक ने उसके गाल को सहलाना शुरू कर दिया और एक दयालु मुस्कान दिखाई। यह महसूस करते हुए महिला शर्मा गई और घृणा महसूस करने के बजाय अब उसे प्यार महसूस हुआ। अपनी ताकत और विनम्र व्यवहार की बदौलत सोंग चेंगजी ने सभी का विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि आखिरकार
मनुष्य एक शक्तिशाली और विनम्र व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकते थे। अपने विरोधियों को हराने के बाद भूरे बालों वाली महिला ने अपनी तलवार जमीन पर गिरा दी, घूम गई और एक मुस्कान के साथ सोंग चेंगजी को देखने लगी, जिससे उसकी आंखें खुशी से भर गईं। दूसरी महिला ने भी मुड़कर अपनी आंखें बंद कर लीं और एक दयालु मुस्कान के साथ उसका अभिवादन करना शुरू कर दिया। एक बार जब सोंग चेंगजी ने जीनियस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया, वह इन गर्वित महिलाओं के महत्वपूर्ण सार को अवशोषित करने जा रहा था, और यद्यपि उनका वंश और दिव्य आत्मा औसत दर्जे का था, कुछ न होने से कुछ बेहतर था। उसे ये भी याद आया कि अन्य क्षेत्रों की अन्य उत्कृष्ट महिलाएं भी काफी शक्तिशाली थीं। वे उसकी ओर मुड़ीं और समझाया कि उन्होंने दुश्मनों को खत्म कर दिया है और गुप्त क्षेत्र का क्षेत्र सिकुड़ने लगा है। अब कहाँ जाना है ये पता लगाना। शांत व्यवहार के साथ उसने सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले मधु के युद्ध क्षेत्र से छुटकारा पाने का फैसला किया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। कुछ ही दूरी पर एक ऐसा क्षेत्र था जो शहर जैसा दिखता था। ये गुप्त क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में स्थित एक खंडहर शहर था, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ, वास्तव में एक खतरनाक इलाका। और प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता पुल का उपयोग करना था। यंग जान राजधानी से आए प्रतिभाशाली लोगों की टीम का नेता था। शांत निगाह से वह दूसरों की ओर मुड़ा और पुल को अवरुद्ध करने का फैसला किया। वे एक शिकारी की तरह छिपकर इंतजार करने वाले थे। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। उसने ये स्पष्ट कर दिया कि इस साल वे अन्य 7 टीमों को खत्म करने जा रहे हैं। वह चाहता था कि राजधानी के प्रतिभाशाली लोग शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग पर कब्जा करें। ये सुनकर सभी उत्साह से भर गए, अपनी मुट्ठी उठाई और चिल्लाने लगे। सांख्यिकी बोर्ड उसके सामने प्रकट हुआ। राजधानी जियांगडेन, मधु और गुआंगहाई के युद्ध क्षेत्र में 10 लोग थे, जबकि वुक्सियांग, तियानफू, किंगलिन और किनलियू के युद्ध क्षेत्र में पहले से ही अपनी टीमें खो चुकी थीं। यंग जान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी निगाह सिस्टम विंडो पर टिकी हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 4 टीमें पहले ही बाहर हो चुकी थीं। उसे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अन्य टीमों को कोई हताहत नहीं हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसके अलावा और किसके पास ये क्षमता थी। वह सोच रहा था कि वे जियांगडेन या मधु के प्रतिभाशाली लोग थे। उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, उसने अपने ड्रैगन को बुलाया। एक उत्साहित मुस्कान के साथ उसने योजना बदलने का फैसला किया, क्योंकि बिना किसी प्रयास के जीतना बहुत उबाऊ था। वह अब और इंतजार नहीं करना चाहता था और उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि वह उसके साथ सामने आए और अन्य टीमों की तलाश करे और उनका सामना करे। उसी समय गुप्त क्षेत्र में कहीं और ज़ाई क्यून्यू की टीम थी। उनमें से एक ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उलझन भरे भाव से पूछा कि आधे घंटे से भी कम समय में 4 टीमें कैसे खत्म हो गईं। उन्हें मुश्किल से सही रास्ता मिला था और पहले से ही घेरा बंद होने लगा था। गुस्से से भरे भाव के साथ हे वेयुनफेई ने उनकी ओर रुख किया और यह स्पष्ट किया कि कप्तान ने उन्हें सही रास्ते पर निर्देशित किया था। ज़ाई क्यून्यू की आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं। वह उनकी ओर मुड़ी और शांत नज़र से उन्हें बात करना बंद करने और चलते रहने का आदेश दिया। उसके भाव बदल गए और उसकी आंखें उदासी से चमकने लगीं। वह जियांग चेन के सामने दिखावा करना चाहती थी, लेकिन अंत में उसे ऐसा करने का अवसर नहीं मिला। उसे याद आया कि जिन 4 युद्ध क्षेत्रों को खत्म किया गया था, वे राजधानी पर एक साथ हमला करते थे। इस साल ये संभावना थी कि वे भी राजधानी द्वारा खत्म कर दिए गए थे। उसे राहत महसूस हुई, क्योंकि सौभाग्य से जियांगन टीम अभी भी पूरी थी और यह बहुत संभावना थी कि वे अभी तक उसकी टीम की तरह युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। जब वह गहरी सोच में डूबी हुई थी, तभी पक्षी अपने घोंसलों से उड़कर बाहर आ गए। उसका ध्यान उन पर केंद्रित था। उसे पता था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने अपना धनुष खींचा, दूसरों के सामने अपना हाथ रखा, आसमान की ओर देखने लगी और गंभीर निगाहों से अपनी टीम को रुकने और चौकन्ना रहने का आदेश दिया, क्योंकि कोई उन पर हमला करना चाहता था। उसने हमलावरों से खुद को दिखाने के लिए कहा। सभी वहीं खड़े रहे। चुपचाप देख रहा था।
न जाने क्या हो रहा था। उसी समय सोंग चेंगजी पोर्टल से बाहर आया और उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं और उसने बताया कि उसे पता था कि ज़ाई जुइंगयू के पास ये गॉड सन एक्सटिंग्विशर नामक दिव्य स्तर का पेशा है। साथ ही उसके पास एक्सट्रीम फ्लेम बो नामक दिव्य हथियार भी है। उसकी टीम के सदस्य भी पोर्टल से बाहर आ गए। वे ज़ाई जुइंगयू और बाकी लोगों को चुपचाप घूरने लगे। सोंग चेंगजी चट्टान के ऊपर दिखाई दिए और बताया कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह ग्रेट ज़िया जीनियस सूची में दूसरे स्थान पर थी। उसके लिए उसका सामना करना अफसोस की बात थी, क्योंकि अगर वह कहीं और होती तो वह दया दिखाता। लेकिन जीनियस रैंकिंग सूची की इस लड़ाई में उसके पास उसे खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज़ाई जुइंगयू ने उसे गुस्से से घूरना शुरू कर दिया और उसे नरक में जाने के लिए कहा। ये सुनकर सोंग चेंगजी ने पूछा कि क्या वह मरने के लिए तैयार है। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय के साथ चमकने लगीं। उसने धनुष से उन पर निशाना साधा और सेलेस्टियल फायर मेटियोर नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे आग से घिरा एक शक्तिशाली तीर उनकी ओर चला। लियू युनफेई का मुंह खुला रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तीर आसमान में चमकने लगा, जिससे सभी अंधे हो गए। सोंग चेंगजी की टीम के सदस्यों ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और कुछ ने पीछे भी देखा, यह महसूस करते हुए कि यह एक दिव्य पेशे का दबाव था। शांत नजर से भूरे बालों वाली महिला ने सभी से दृढ़ रहने को कहा, क्योंकि उनके पास सोंग चेंगजी की मदद थी। जब तीर धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था तो उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और प्रतिभा के लिए ज़ाई जुइंगयू की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने एक धागा निकाला और उसे तीर की ओर फेंका। उसे ऐसे पकड़ा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके लिए यह अफसोस की बात थी, क्योंकि ज़ाई जुइंगयू उससे टकरा गई थी। वह ये देखकर सदमे में आ गई कि उसका तीर एक महीन धागे से फंस गया था। सोंग चेंगजी ने तीर को पकड़ा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसके चारों ओर नीली ऊर्जा प्रकट हुई। उसने तीर को देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए विनम्रता से उसे मरने दिया, ये सच्चाई जानकर कि उसके पास 2 दिव्य स्तर के पेशे थे। जिस पेशे से उसने तीर पकड़ा था उसे सितारों का दिव्य बुनकर कहा जाता था। उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं। वह उसे गौर से देखने लगा और मुस्कुराते हुए बताया कि उसका दूसरा पेशा महान झू तियान की दिव्य छाया कहलाता है। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसके शरीर की एक प्रति उभरी। पलक झपकते ही सोंग चेंगजी की सैकड़ों प्रतियां उस क्षेत्र में प्रकट हुईं, जो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थीं। उसने कहा कि यद्यपि ये 2 दिव्य स्तर के पेशे अलग अलग उसके पेशे की तुलना नहीं कर सकते थे, लेकिन एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में होने के कारण उनमें एक भयानक शक्ति थी। ज़ाई जुइंगयू की टीम के सदस्य ये देखकर हैरान रह गए कि उसके पास 2 पेशे हैं। उनमें से एक व्यक्ति डर से स्तब्ध था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सोंग चेंगजी के पास ये हथियार होगा। उसने अपनी पीठ पर रखे तीरों में से एक को पकड़ा। सोंग चेंगजी को ध्यान से देखने लगी और ज़ाई सोंग का ध्यान आकर्षित किया, जो समझदार वर्ग से था। उसने पूछा कि क्या उसे मुख्य शरीर मिल गया है। ज़ाई सोंग ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और डर से भरी निगाहों से उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और बताया कि सभी क्लोनों के पास लंगर बिंदु थे और मुख्य शरीर किसी भी समय किसी भी लंगर बिंदु पर स्थानांतरित हो सकता था, जिसका मतलब था कि प्रत्येक क्लोन मुख्य शरीर हो सकता है। गुआंगहाई युद्ध क्षेत्र के लोग चालाक थे। उन्हें नहीं पता था कि वे राजधानी पर हमला करने के बजाय इस तरह की गंदी चालों से हमला क्यों नहीं करने जा रहे थे। ज़ाई जुइंगयू ने अपना संयम नहीं खोया और दृढ़ निश्चयी नज़र से उसने अपनी टीम को पिछली योजना का पालन करने का आदेश दिया। अगर वे लड़ सकते थे तो उन्हें ऐसा करना था, और अगर नहीं तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका तलाशना था। ये सुनकर सभी ने अपनी तलवारें खींच लीं और ज़ाई जुइंगयू को घेर लिया। सोंग चेंगजी ये देखकर भ्रमित हो गई। उसने पहले स्कॉर्चिंग सन एबव नामक तकनीक का इस्तेमाल किया और फिर गोल्डन क्रो की फायर रेन नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने आसमान में एक शक्तिशाली तीर छोड़ा, जो एक विशाल अग्नि कौवे में बदल गया। सोंग चेंगजी चुपचाप देखते रहे जबकि उनकी टीम के सदस्य घबरा गए।
कौवे ने अपने पंख फैलाए और सोंग चेंग-जी के सभी क्लोनों को जलाना शुरू कर दिया। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह तकनीक सुंदर है लेकिन बेकार है, क्योंकि वह जितने चाहे उतने क्लोन बना सकता है और वह उसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकती। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसने अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि यह बोरिंग है। फिर उसने 1000 धागे नामक तकनीक का इस्तेमाल किया और एक आकाशीय और स्थलीय जाल बनाया। उसने अपनी उंगली से अग्नि कौवे की ओर इशारा किया, जिससे उसका शरीर पेड़ों से टकरा गया। धागों के जाल ने कौवे के शरीर को फंसा दिया, जिससे वह फटने लगा। हर कोई चुपचाप देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस तकनीक को सुधारने के लिए उसने इतना संघर्ष किया था, वह इतनी आसानी से हार गई थी। एक महिला और एक पुरुष उसके पीछे खड़े थे। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक ढाल बनाई। ज़ाई जुवान्यू ने सोंग चेंग-जी को चुपचाप घूरना शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि जाल अभी भी सिकुड़ रहा था और वह उन्हें मौत के घाट उतारना चाहता था। उसने धनुष उठाया और सभी को प्रतिरोध करने के लिए अपनी अंतिम क्षमताओं का उपयोग करने का आदेश दिया। सभी ने आज्ञा का पालन किया और एक ढाल बुलाई। उसने चरम ज्वाला नामक क्षमता का उपयोग किया, जिससे आकाश में एक विशाल धनुष दिखाई दिया। उसने सभी को इस क्षण का लाभ उठाने के लिए ऊपर से तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए कहा। उस स्थान पर एक विस्फोट हुआ। जियांग और उनकी टीम उस क्षेत्र के पास थी। विस्फोट को महसूस करने पर वह ये सोचने से नहीं बच सका कि क्या ये जुवान्यू और अन्य लोग थे। जो आदमी उसके बगल में था वह उत्सुक हो गया और उसने पूछा कि क्या कोई समस्या है। हमारा लड़का जानता था कि वे बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। उसकी आंखें डर से चमकने लगीं। उसने बताया कि वह जादुई शहर को बचाने जा रहा है और सभी को उसका अनुसरण करने का आदेश दे रहा है। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।